खतरनाक स्टंट करते हुए खतरों के खिलाड़ी। जी, कॉफी टाइम, चाय टाइम। दिव्यांशु सर, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू। आपके आने से पहले हमें मौका मिला कि हम त्रिशूल वॉर मेमोरियल को पूरी तरह घूम सकें, पूरा एक्सपीरियंस कर सकें, एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। मैं डिफेंस फोर्सेस को काफ़ी प्रमोट करता हूँ और उनकी अचीवमेंट्स को मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोगों तक पता चले कि अगर हम आज ये आराम से पॉडकास्ट भी कर पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि डिफेंस फोर्सेस बॉर्डर पे बैठ के हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। एंड द वे यू आर पोर्ट्रेड, ये थॉट प्रोसेस कैसे आया सर? व्हाट वाज आइडिएशन कैसी हुई इस वॉर मेमोरियल की मुरादाबाद में? देखिए, किसी भी आइडिया के लिए आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन तो मिलता ही है, और जो त्रिशूल डिफेंस म्यूजियम हमने बनाया, इसकी अगर मैं एक सिंगल पॉइंटेड मोटिवेशन की बात करूं तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों ही लोग इसके सबसे बड़े मोटिवेशन और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और ये आइडिया करीब 2.5 साल पहले 2 साल पहले करीब हमने लिया था, और उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कारगिल विजय, जो ऑपरेशन विजय की 25वीं सालगिरह थी, जी, उस पर ट्वीट किए थे कि हमें कारगिल विजय को आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि हमने किस तरीके से कारगिल की जीत हासिल की थी। उसके लिए जो नागरिक संस्थान है, जो सिविल बॉडीज़ हैं, वो भी कुछ ना कुछ आयोजन करें, कोई ना कोई ऐसे स्मारक बनाएं जिनसे कि आने वाले समय में शहरों में, गांव तक ये कहानियां पहुंचती रहें। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे मार्गदर्शक होते हैं, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो उस समय एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर हमने ये एक आइडिया लिया था कि कारगिल विजय को एक थीम बनाते हुए शहर में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और सबसे पहले ऑपरेशन विजय की एक हमने स्टोन वॉल बनाई, जो यहाँ पे लोको शेड पुल है, जो सबसे बड़ा यहाँ का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, उसके ऊपर हमने कारगिल विजय के ऊपर एक स्टोन का स्मारक बनाया। वो बनाते बनाते फिर हमारे मन में एक आइडिया आया कि हम एक छोटा, शुरुआती जो आइडिया थे वो ये थे कि एक हम 2 कमरे का या 1 कमरे का मेमोरियल टाइप का कुछ बनाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में छोटा स्केल ही सोचा? हाँ, मैं मतलब इसमें टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा आइडिया 2 कमरे का था एट मैक्स, कि हम जैसा म्यूनसिपल बॉडीज बना सकती हैं, या हमने सोचा कि बजट के कॉन्स्टेंट आएंगे। देन आई विजिटेड लेह एट दैट टाइम इन अप्रैल 2024, और वहाँ पे लेह में आपको जब एक्लिमेटाइज करने के लिए 1 या 2 दिन का रेस्ट पीरियड होता है, तो जो लोकल टाउन में साइट सीइंग हम कर रहे थे, वहाँ पे आर्मी का जो बेस है, वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पे आप दिन में भी विजिट कर सकते हैं और शाम में साउंड एंड लाइट शो भी कर सकते हैं। जी। तो वो देखते हुए मेरे मन में साउंड एंड लाइट शो वहाँ का इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने सोचा किसी ना किसी पार्क में ये आइडिया भी कंसीव किया जा सकता है। तो शायद वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि प्राइम मिनिस्टर सर का मोटिवेशन था, सीएम सर का मोटिवेशन था, और जब आप ग्राउंड रियलिटी पे देखते हैं कि अगर लेह में इतना अच्छा साउंड एंड लाइट शो आर्मी करा रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक थॉट प्रोवोकिंग मूवमेंट था कि हमने सोचा इसे हम मुरादाबाद में करते हैं। सर, जैसे मुरादाबाद में ना तो कैंटोनमेंट है, ये कितना इजी या डिफिकल्ट था मुरादाबाद में इसको एग्जीक्यूट करना? देखिए, शायद यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है कि जहाँ पर भी जब भी किसी बड़े ऑफिसर ने, चाहे वो सिविल सर्विसेज से हो या वो फौज के साइड से हो, सबने यही बात पूछी कि मुरादाबाद में ही ये क्यों बन रहा है। और मेरा सब जगह एक ही जवाब था, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है
आर्मी के लिए, अपने देश के लिए, और वो जो एक जज्बा होना चाहिए हर एक नागरिक को कि जो फौज के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कंट्रीब्यूशन को हम एड्रेस करें, उसको हम सम्मान दे सकें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कैंट एरिया में ही जाएं, किसी फौजी एरिया में जाएं तभी आप उनको रिगार्ड पे कर सकें। ज़रूरी ये है कि हर उस जगह पे, हर चौराहे पे, हर एक शहर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम अपने, जो हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम अपना जो ड्यू रिगार्ड है वो पे कर सकें। जाहिर सी बात है, जो आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तो एज सच मुश्किलों में तो मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, ये है कि जैसे लैंड को लेना, जिस लैंड पे ये बना है वो आवास विकास की लैंड थी, उससे हमें एनओसी लेनी थी, वहाँ से हमने एनओसी ली। हमारे कमिश्नर सर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो प्रोक्योरमेंट करने थे, जो वेपन चाहिए थे हमें, या जो चीज़ें, क्योंकि आप अगर आइडिया लेकर चल रहे हैं एक कमरे का और आप बना रहे हैं फुल स्केल 2 एकड़ में म्यूजियम, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, ये कई जगहों से हमें हेल्प मिली। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन इसमें जाता है वो हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को जाता है। जब मैंने ये प्रेजेंटेशन वहाँ पर उनके आवास पर जाकर दी थी, उन्होंने पूरा आइडिया ध्यान से सुना और उन्हें शायद यही बात सबसे ज़्यादा समझ में आई और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की कि ये देश का सबसे पहला कैंटोनमेंट एरिया से बाहर का पहला फुल स्केल डिफेंस म्यूजियम बनने जा रहा है। और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे अपने हाथ से लिखा कि इन्हें जो भी चीज़ें चाहिए, जो ज़रूरत हो, वो इन्हें उपलब्ध कराई जाए। और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी सर हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में जितनी हेल्प की, अमित किशोर सर हैं, जी अमित किशोर सर ने जितनी हेल्प की वो मैं शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकता। एज ए सीनियर गाइड भी किया, सारे आर्मी के ऑफिसर्स से मीटिंग कराई। इवन आपने अगर फर्स्ट फ्लोर देखा हो, हमारा जो डीआरडीओ गैलरी के रूप में हमने डेवलप किया, उसमें जितने भी हमारे मॉडल लगे हुए हैं वो अलग अलग डिफेंस के जो पीएसयूज हैं वहाँ से आए हैं। उन पीएसयूज के एमडी के साथ हमारी वीसी करवाई। आई थिंक कुछ तो डीआरडीओ से भी हैं। एक पूरा सेक्शन डीआरडीओ से आया हुआ है। डीआरडीओ से कोई भी मॉडल मिलना इतना आसान नहीं होता, बट थैंक्स टू आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर सर, उनके कहने से, उनकी जो इच्छा थी उसका सम्मान करते हुए, और डीआरडीओ के भी ऑफिसर से जब हम मिले तो वहाँ पे भी ये बात आई कि कैंट एरिया के बाहर का है, हम यूजुअली देते नहीं है। बट जब डीआरडीओ के एचआर हेड यहाँ पर खुद पर्सनली विजिट करने आए, विपिन कौशिक सर हैं, तो उन्होंने इस बात को डीआरडीओ के हेडक्वार्टर पे बताया कि इस लेवल का डिफेंस म्यूजियम एटलीस्ट अभी इंडिया में कहीं नहीं बन रहा है और हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल अथॉरिटी बना रही है, सिविक बॉडी बना रही है, और ये सिविलियंस जो है देश की, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तो जानेंगे ही, डीआरडीओ क्या कर रहा है देश को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, उस जर्नी को, क्योंकि डीआरडीओ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश को बचाए रखने के लिए। सर, जैसे आपने बताया कि जो एक अमेजिंग चीज़ है कि सिविक बॉडी बना रही है, ये मेरे लिए भी एक बहुत अमेजमेंट की बात थी कि नॉर्मली जितनी भी कहीं ना कहीं डिफेंस ही इनिशिएटिव ये लेता है। आपका बैकग्राउंड भी सीआरपीएफ में भी रहा है, आप असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहा होगा कहीं ना कहीं। देखिए, मैं पूरी तरीके से तो इस पे नहीं बोलूँगा कि यही एक फैक्टर था। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एनसीसी में रहा, सी सर्टिफिकेट मैंने हासिल किया। कहीं ना कहीं मुझे, जैसा हर एक नौजवान में होता है कि सेना में जाना है, अगर आप एनसीसी कर रहे हैं जी। तो एक जज्बा रहता है। एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का तो सीआरपीएफ हमें मिली, पर ट्रेनिंग में जाने से पहले फिर पढ़ाई हम कर रहे थे, तो पढ़ाई में हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। जी। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मैं ट्रेनिंग में नहीं गया सीआरपीएफ की, और 1 या 2 अटेम्प्ट और जो हमने ट्राई किया देने के लिए, उसमें फिर हम सिविल सर्विसेज में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जर्नी कहीं और की शुरू हुई थी और जाके कहीं और एंड हुई। उसमें एक मतलब इंटरेस्टिंग वाकया है कि जब मैं अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फिल किया था, तो मैंने आईपीएस नंबर 1 पे रखा था और आईएएस को मैंने नंबर 3 पे रखा था। और लास्ट डेट जब उसको फिल करने के बाद सबमिट करना होता है, तो एडिटिंग का ऑप्शन की जो लास्ट डेट थी, तो मेरे फादर ने लैपटॉप खुलवाया कि एक बार मुझे भी दिखा, तो तुमने सर्विस चॉइसेस क्या रखी है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने आईपीएस देखा, फिर उन्होंने 2-3 मिनट समझाया, फिर, और उनके समझाने में बस एक ही बात थी कि वर्दी को लेके तुम्हारा जो जज्बा है वो अच्छा है, कमेंडेबल है, हम सब उसकी इज्जत करते हैं, बट आप अगर सिविल अथॉरिटी में आते हैं और सिविल सर्विसेज में आते हैं, आईएएस में आते हैं, तो आपके पास हर एक अरीना खुल जाता है, हर एक आपके पास मौका मिल जाता है और आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फादर का सम्मान रखना था और सीनियर्स ने भी कुछ समझाया,
तो फिर मैंने लास्ट डेट को आईएएस भरा और जर्नी मुझे यहाँ तक ले आई। और शायद ये जो होता है कि किस्मत में लिखा है, जी इस सर्विस में मैं आया तो ही मुझे मौका मिला एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर कि सेना को लेके जो मेरे अंदर जज्बा रहा या सम्मान का भाव रहा, उसको मैंने इस प्रोजेक्ट के रूप में उतारा है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी ज़रूरत किस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा है, एक वॉर म्यूजियम की होना, और वो भी मुरादाबाद जैसे शहर में? देखिए, म्यूजियम या कोई भी ऐसी साहित्यिक चीज़ या जो कला से संबंधित है, जो आर्ट से संबंधित है, वो एक ओवरऑल पीढ़ी को शेप देती है। किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूज़िक को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, वो सोसाइटी हमेशा अपग्रेड करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे संस्कृत के श्लोकों में भी लिखा हुआ है। और साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात नर पशु विषाण हीना, ये संस्कृत के श्लोक में लिखा हुआ है। साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति जी। है, वो इंसान होते हुए भी केवल पूंछ और सींग से रहित जानवर है। बिल्कुल सही बात है। तो म्यूजियम एक आर्ट को रिफ्लेक्ट करने का मीडियम है ये। और अगर म्यूजियम जो अब बन रहे हैं, जो इंटरेक्टिव मॉडल के आधार पे बनते हैं, जैसे आप जहाँ बैठे हैं त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय, यहाँ पे आप पहले सेक्शन में आते हैं तो आपको पैरा एसएफ के जवान नीचे उतरते दिख रहे हैं मोटर जी। से। आप अंदर आते हैं, बच्चे को नहीं पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल क्या होता है, कमोडोर क्या होता है, तो वो इंटरेक्टिव पैनल से उसको समझ रहा है। यस। यूपीएससी की तैयारी करते हुए हम लोग भी कई बार इंटरव्यू से पहले, जैसे मैं एनसीसी में था, तो ये कहा जाता है कि आप जो जो चीज़ें आपने हॉबी में लिखी हैं, अपनी अचीवमेंट में लिखी हैं, पढ़ कर जाइए। उस समय हम बुक्स में देखते थे कि ये रैंक में इतना होता है, इस रैंक में ये होता है। यहाँ पे बच्चे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे रैंक फ्रॉम एनसीओ टू कमीशन्ड ऑफिसर्स, हाईएस्ट रैंक तक हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, हमने दीवार पर लगाया है। सारे जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री मेडल हैं, वो हमने लगाए हैं। ट्रेंच वॉर या बंकर में लड़ाइयाँ कैसी होती थी, उसके लिए हमने एक पूरा लाइव बंकर यहाँ पर क्रिएट किया है। लोंगेवाला की लड़ाई को डेडिकेटेड किया है। जी जी। डीआरडीओ के तरफ अगर आप जाएं तो डीआरडीओ की पूरा हमने एक फ्लोर दिया है। तो जाहिर बात है कि अगर म्यूजियम की ज़रूरत पे आपने जो सवाल पूछा कि मुरादाबाद जैसे शहर में क्या ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद जैसे शहर में ही ज़रूरत है, जहाँ पे कैंट नहीं है, जहाँ की एक पूरी पीढ़ी जो बन रही है, जवान हो रही है, आगे आने वाले समय में वो समाज को नई दिशा देगी। उसको ये पता होना चाहिए कि देश की रक्षा करने का जिम्मा जिनके पास है, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, वो किन किन परेशानियों से आगे बढ़ते हैं। अगर आपने यहाँ का साउंड एंड लाइट शो देखा हो, अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा उसको देखिएगा। उसमें 1999 के ऑपरेशन विजय का जो क्लिप है, उसमें मैंने जानबूझकर इंसिस्ट किया यहाँ की टीम को कि कैप्टन विक्रम बत्रा का जो ये दिल मांगे मोर जो क्लिप है वो आप डालिए, क्योंकि वो डालने पर एक सेंस ऑफ प्राइड भी आता है और एक ऐसा व्यक्ति जो 22-23 साल की उम्र में देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, वो उसके 2 दिन पहले ये दिल मांगे मोर कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक पूरे यूथ को देश से कनेक्ट करना, आर्मी से कनेक्ट करना और देशभक्ति से कनेक्ट करना, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है। और इसीलिए ऐसे म्यूजियम लगभग हर शहर में, अगर हर शहर में नहीं बने, कम से कम हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे तो बनने ही चाहिए। सर, हर एक इंडियन को इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए, और जो एक ग्रैटिट्यूड है, वो ग्रैटिट्यूड किन किन पॉइंट्स पे हमेशा रहना चाहिए? देखिए, जब मैं एनसीसी कर रहा था तब हमको लगता था कि सिर्फ एक पार्ले जी का बिस्किट मिल जाए परेड के बाद, उतना ही मज़ा है परेड का। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जी। कि जब आपकी 2 घंटे की परेड ख़त्म हुई तो पार्ले जी का एक बिस्किट मिलता था 5 रुपए वाला, वो हमें सेंस ऑफ जॉय देता था, ये मिल गया, अब मस्ती करेंगे। तो जो नौजवान होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी देश का, उसको आप सांचे में नहीं बांध सकते हैं। अगर आप उसको सांचे में बांध कर कहेंगे कि फ़ौज की इज्जत करो, तो शायद वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर जवानी में कोई विद्रोही नहीं है, रिबेलियस नहीं है, तो वो जवान नहीं है, ये कहा जाता है। वो हमेशा विद्रोह करेगा कि नहीं, मैं इज्जत नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप उसको एक एक स्टेप पे खुद इंटरेक्टिव मेथड के जरिए बताएंगे कि नहीं, सेना ये कर रही है, फौज ये कर रही है, पुलिस ये कर रही है, सिविल अथॉरिटी ये करती है, इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो वही जो यूथ है जो रिबेलियस हो रहा है, वो सोचता है कि नहीं, मुझे भी अब
कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, फौज में जाना है, अपने रोल वो डिसाइड करता है। आपका जो सवाल था कि किस तरीके से फौज की इज्जत करनी चाहिए या किस तरीके से यूथ करे, इस पे आप जी जी। तो सम्मान कभी भी आप किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्कूल के करिकुलम से लेके सिविल सोसाइटी, जो मैंने आपके पिछले सवाल पे बोला, जब आपके कल्चर में ये आ जाए कि आपके हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे सेना से जुड़ा हुआ एक छोटा म्यूजियम हो या कोई पार्क हो, किसी चौराहे पे, जैसे हमने यहाँ सैम मानेकशॉ साहब पर एक पूरा चौराहा बनाया, दूसरे चौराहे पे हमने अब्दुल हमीद साहब को लगाया जी। जाते हुए कोई भी बच्चा पूछ सकता है अपने पेरेंट्स से कि अब्दुल हमीद कौन थे, या सर्च कर सकता है। आज जंजी है, वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, वो गूगल पे सर्च कर सकता तो है। बार बार वहां से निकलेंगे तो ये सवाल तो आएगा। तो ये हाँ। मेरा मेथड यही रहा है। आप पूरे मुरादाबाद शहर में अगर घूमें, मैंने कहीं पर वीर भोग्या वसुंधरा स्मारक बनाया जहां राणा प्रताप की मूर्ति लगी है, कहीं पे ऑपरेशन विजय का स्टोन का स्मारक बना हुआ है, कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर हमने कल्चरल नेशनलिज्म पे पूरी एक वॉल बनाई है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। कहीं पे हमने क्लासिकल डांस पर पूरा एक वॉल बनाई है। उद्देश्य एक ही है कि जब बच्चा गुजरे, हमारा यूथ गुजरे, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो। सफ़ेद हाथी लगा देना, उड़ता हुआ घोड़ा लगा देना, परी उड़ रही है, ऐसा कोई चौराहा अगर मैं डेवलप करूं तो इसका कोई सेंस नहीं है। ये मेरी अपनी निजी सोच है। लेकिन अगर उसी चौराहे पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है तो गुजरने वाला कोई भी बच्चा ये पूछ सकता है कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, किस नंबर पर इन्होंने ओथ ली थी, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर एक तिराहा था, चौराहा तो नहीं कहेंगे, तिराहा था रेलवे स्टेशन के पास, उसे इंपीरियल तिराहा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि वो कॉलोनियल हैंगओवर का एक बहुत जीता जागता प्रतीक था, इंपीरियल तिराहा। और वहाँ के लोग डिमांड भी करते थे कि इंपीरियल नाम बदला जाए, अंग्रेजी लगता है, कुछ ऐसा है। तो वहीं के लोगों ने डिमांड की शिवाजी महाराज की मूर्ति लगा दीजिए, हमने लगवा दी, उसका नाम बदल दिया, 100 फीट तिरंगा लगा दिया। जब वो लग रहा था तो मैं सुबह इंस्पेक्शन पे निकलता हूँ, एक बच्चा गुजर रहा था और वो पूछ रहा था एग्जैक्टली जो मैं सोचता था, एग्जैक्टली उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा ये शिवाजी महाराज कौन थे। अब उसके पापा आगे क्या बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, पर मेरा पर्पस तो सॉल्व हुआ। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगी और उसने पूछा अपने पेरेंट्स से कि पापा शिवाजी महाराज कौन थे, इनके नाम पे यहाँ क्यों बन रहा है। तो पीढ़ी को गाइड करने का काम भी हमारा ही है। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए सिविल जो सोसाइटी के हम मेंबर हैं, हमारा काम है कि किसी एक, जैसे आपका सवाल आर्मी पे था, मैंने तो हर एक जगह पर बोला है कि अगर आपको यूथ को कनेक्ट करना है तो उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते। जैसे सर मैं पिछले लगभग 4-5 साल से जब से मैं यूपी आ रहा हूँ, आई एम सीइंग इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। जब मैं दिल्ली से मुरादाबाद तक आ रहा था, ये हाईवे मैं लगभग हो सकता है कि 7-8 साल पहले वहां से निकला हूँगा, वो एक रंगत में एक बदलाव था। जब मुरादाबाद एंटर किया, आपका वेलकम होता है, ब्रास का पूरा वेलकम, एंड देन यू सी लाइट्स and beautification across the road. I was amazed. I was actually amazed. जब मैं facts पढ़ता हूँ तो स्वच्छता में भी 131 से 10वें रैंक में in just 1 year or maybe 2 years. आजकल civic sense की, सफाई की, इंडिया की civic sense और सफाई को लेके सारी दुनिया में चर्चा होती है कि हम इंडियंस सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर पाते या गंदगी फैलाते हैं। जैसे मैं भी बाहर के मुल्कों में रहा हूँ और वापस आकर यही होता है कि कैसे समझाऊं कि अपना देश हम खुद ही गंदा कर रहे हैं। तो उस केस में आपने ये अचीव किया, हाउ डिफिकल्ट इट इज जो आपने यहाँ पे अचीव किया, और पूरे इंडिया में ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता के देश हैं, हमारे यहाँ ही सिंधु सभ्यता थी। तो ये कहना कि इंडियन में सिविक सेंस नहीं है, ये जो भी लोग कहें, चाहे अपने देश के लोग कहें या बाहर के कहें, उन्हें नितांत मूर्ख हम मानेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे पहली अर्बनाइज जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी। यहाँ पक्की नालियाँ थी, चौराहे थे, ड्रेनेज सिस्टम था। तो लोग तो वही हैं, हमारे ही पुरखे थे, हमारे ही पूर्वज थे जी। बाहर के लोग आए, आक्रमण किया, कल्चर को बदला, उसका असर दिखता है, उसको हम बदल रहे हैं। अब ये तो आपका वो उस पे मेरा जवाब था जो आपने कहा बाहर के लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस की कमी है। सिविक सेंस की कमी होती तो सिंधु सभ्यता हमारे यहाँ कैसे आई?
हमने दुनिया को रास्ता दिखाया कि पक्की नालियां कैसे बनती हैं। कहाँ लोग भटके हैं या कहाँ पूरा सिस्टम भटका है कि बीइंग द मोस्ट सिविलाइज और द फर्स्ट सिविलाइज सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हम कहीं ना कहीं क्लेanलीनेस में पीछे रह जाते हैं। सिस्टम भटका नहीं है, लोग वही है। मैंने जैसा कहा कि हमारे पूर्वज अगर इतनी बड़ी सभ्यता देकर हमें विरासत गए हैं, हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा उसे, तो लोग तो वही हैं, उन्हें गाइड करने की ज़रूरत होती है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से स्वच्छ भारत अभियान चलाया। शुरू में बहुत सारे लोगों ने शायद उसका भी मखौल उड़ाया होगा। आज स्वच्छ भारत मिशन देश का सबसे बड़ा मिशन है। हम 131वीं रैंक पे 2 साल पहले थे। हमने सिस्टमेटिक यहाँ पे इन्फोर्स किया कि लोग अपनी आदतों में सुधार लाएं, और जैसे ही आप खुद हाथ एक बढ़ाते हैं कि हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं, लोग आपका साथ देने के लिए खड़े हैं। क्योंकि 131 से 10वीं रैंक कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमने डंडा मारकर यह अचीव किया है। क्योंकि अगर आपकी पब्लिक, आपके जो कॉमन सिटीजन है, वो आपके साथ नहीं है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में अगर वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इन जनरल सड़कों पे वो गंदगी नहीं फैला रहे हैं, तो उनके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। हमने इस म्यूजियम के जस्ट बगल में एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्क भी बनाया है। जी जी जी। और उस कॉन्स्टिट्यूशन पार्क में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वो नंदी दिखते हैं। वो नंदी मैंने जानबूझकर लगवाया क्योंकि नंदी सिंधु सभ्यता के प्रतीक हैं। और मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्क के पीछे जो एक हमारा सोच थी, हमारा आइडिया था, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी या गणराज्य, भारत 1947 से नहीं, सिंधु सभ्यता से ही लगातार हमारे पास एक गणराज्य की व्यवस्था रही है। तो सेम चीज़ हमारे पास सफाई की, क्लीनिनेस की एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है। अब चूंकि एक बहुत सशक्त नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें मार्गदर्शन मिलता रहा है। हर त्यौहार, हर बड़े इवेंट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश और मार्गदर्शन हमें मिलता है। उसका फर्क एडमिनिस्ट्रेशन में दिख रहा है और उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी में दिख रहा है। अभी ऐसी सर क्या चीज़ें हैं आप जो हाईलाइट करना चाहेंगे कि जैसे 131 से 10th रैंक आया है, वो टॉप 3-4 चीज़ें क्या हुई हैं जिस वजह से ये अचीव हो पाया और ये कहीं पे भी ऐसे अचीव किया जा सकता है? इसको समेटना हो 3-4 पॉइंट में, तो सबसे पहला तो जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन और एक काम करने में जो फ्रीडम देने का जो कल्चर डेवलप किया गया है अधिकारियों को, वो उसका सबसे बड़ा श्रेय है। दूसरा, जो सीनियर्स का मार्गदर्शन रहता है, गाइडेंस रहता है, जैसे यहाँ कमिश्नर सर हैं, श्री आंजनेय कुमार सर हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको लेकर कहीं पे भी, जैसे ये प्रोजेक्ट ही बन रहा था डिफेंस म्यूजियम, इसमें जो ट्रेंच हमने बनाया, पहले मैंने कुछ और सोचा था, सर ने कुछ और सोचा, उसको हमने सिंक किया। एक एज ए कमिश्नर लगातार जो हमारी सैनिटेशन ड्राइव चलती है या एनक्रोचमेंट को हटाने की ड्राइव चलती है, जहाँ पे पब्लिक रेजिस्टेंस भी कई बार हमें फेस करना पड़ता है, वहाँ जो सीनियर कमिश्नर सर ने हमें पूरा सपोर्ट किया। पब्लिक में जो बड़े लोग हैं, जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी आप बोल सकते हैं, या जिनकी सेइंग है सोसाइटी के अंदर, उनका साथ मिला, उनको हमने साथ में रखा। और सबसे बड़ी जो चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पूरे चेंज में मैं मानता हूँ, वो हमारे सफाई कर्मी हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो रीढ़ होते हैं, वो आपकी बैकबोन है। और जब मैंने 5 बजे सुबह उठकर सफाई करनी है ये अभियान चालू किया था, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मुझे अपने ऑफिसर से आया था कि सर 5:30 बजे सुबह उठने की क्या ज़रूरत है, 7 बजे आराम से जो दिखवा लेंगे, कर लेंगे। 1-2 दिन तो चला, मैंने कहा कि ठीक है, मैं 5 से 5:30 के बीच में अपनी फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा जियो टैग करके, आप 6:30 से 7 के बीच में डालिए। आपको मैं 1 घंटे का मार्जिन दे रहा हूँ कि आपका म्यूनसिपल कमिश्नर 5 से 5:30 के बीच में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कोई भी महीना हो, लीडिंग बाय एग्जांपल, मैं करूँगा। और मैंने किया वो उसमें साथ किसने दिया मेरा? जब मैं निकलता था तो मेरे सफाई कर्मी साथ में निकलते थे, उन्हें मैसेज रहता कि सर निकल रहे हैं, हम सड़क पे रहेंगे, हम सफाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऑफिसर्स भी जिनको मैंने 6:30 बोला, वो 6 बजे आने लग गए। किसी दिन वो 5:45 पे हिट करने लग गए रोड को। तो एक कल्चर डेवलप हुआ। तो जो आपने सवाल पूछा कि 3-4 पॉइंट में आप इसको समेटिए, तो जाहिर सी बात है, सीएम सर का मार्गदर्शन, कमिश्नर सर का हैंड होल्डिंग, उन्होंने जितना सपोर्ट किया शायद ही कोई सीनियर मुझे करता।
मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे चेंज में, वो मेरे सफाई कर्मियों का है। उन्होंने जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों सीजन में 5 बजे का मतलब 5 बजे, आप मेरा मोबाइल उठाकर देख सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आज भी जो पहली फ़ोटो डली है वो 4:50 AM पे डली है। मेरा सफाई कर्मी वहाँ पहुँचकर और उसने फ़ोटो डाली कि सर मैं सफाई कर रहा हूँ। तो ये जब टीम वर्क होता है तो ये चेंज दिखता है। ये किसी अकेले के, किसी दिव्यांशु पटेल के या किसी भी म्यूनसिपल कमिश्नर अगर कोई कहे कि मैंने ये सारा चेंज कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया है। किया है उन्हीं लोगों ने, वही टीम है। तो वही चीज़ जो मैंने कही कि वही सिंधु सभ्यता है, वही पूर्वज है जो हमें देकर गए थे, बस हमें उसको रेप्लिकेट करना है। सर अब 2017 में आईएएस नियुक्त हुए थे, यूपी काडर में है अब तब से। क्या आपकी ये जर्नी कैसे रही है अभी तक, अगर हम जानना चाहें, जब आप नियुक्त हुए थे तब से लेके अभी तक वो सफ़र कैसा रहा है? सफ़र ठीक रहा है। अब उसको अगर शब्दों में, वो 2-3 लाइनों में बोलना रहे तो ये रहा है कि एक सीधी लाइन में चलने की जो नसीहत या सीख एकेडमी में मिली, या जो सीनियर्स ने दिया, जो मेरे पहले डीएम थे डॉक्टर आदर्श सिंह सर, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया और उन्हें मैं आज भी अपना आइडियल ही मानता हूँ। शायद मैं उनकी तरह कभी बन नहीं पाऊँगा उस लेवल का ऑफिसर, लेकिन मैं ट्राई करता रहता हूँ। आंजनेय सर के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। शायद आगे चल के 10 साल 5 साल के बाद अगर आप कहीं मिलेंगे तो भी मेरे शब्द यही रहेंगे कि उनके जैसा सीनियर इमीडिएट बॉस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, अक्सर कई बार अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सामने आ जाती हैं। लेकिन सर जैसा जो गार्जियन, जिन्होंने एज ए बड़े भाई नहीं बल्कि पिता की तरह मुझे ट्रीट किया, एक बच्चे की तरह उन्होंने यहाँ पे सिखाया है। तो जो कई बार लोग कहते हैं कि नगर आयुक्त साहब ने काफ़ी काम किया, तो मैं उस समय अपने अंदर मन में ही मन हंसता हूँ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, किया तो सब सर ने है। आपकी एक सुपर हिट टीम है और एक आप सुपर आईएएस के रूप में भी एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं फॉर पीपल। जो भी सिविल सर्विसेज में आना चाह रहा है वो किस सोच के साथ आए, तो ये एक यूथ के लिए एक मैसेज भी चाह रहा हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बहुत अगर आइडियलिस्टिक दूं या ज्ञान बांटने वाला जवाब दूं तो शायद इस पॉडकास्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे रहा हूं। यूजुअली लोग बहुत आइडियलिस्टिक हो जाते हैं। अगर आपको सिविल सर्विस में आना है तो कंफर्ट जोन से बाहर रहने की आदत होनी चाहिए। ये मेरी एडवाइस यूथ को है। जो लोग रील देख के, गाड़ी देख के, गनर देख के, बंगला देख के, या रील में जो सो कॉल्ड वर्ड है भौकाल, वो भौकाल देख के आईएएस में आना चाहते हैं या आईपीएस में आना चाहते हैं, या किसी भी सिविल सर्विस में देयर आर 23 सर्विसेज जो कि एक ही एग्ज़ाम के थ्रू अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस एंड रैंक्स आपको अलॉट होती है। उनमें से किसी भी सर्विस में अगर आप भौकाल देख के आना चाह रहे हैं, जलवा देख के आना चाह रहे हैं, मज़ा देख के आना चाह रहे हैं, हाँ मैं वो जो की वर्ड है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मत आइए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ना तैयारी में है। कई बार लोग पूछते हैं तैयारी कैसे करें, तब भी मैं यही कहता हूँ कि मेहनत का और सिंसियरिटी का कोई विकल्प नहीं है। इस सर्विस में आप तभी आइए जब आपको इस सर्विस के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है। मुझे मेरी ज़िंदगी अधूरी लगती थी, मैंने जी जान लगाया और मैंने ये हासिल किया। तो मैं दूसरे किसी भी एस्पिरेंट को कभी ये नहीं कहता कि आप जस्ट लाइक अनदर थिंग आ जाइए। कई लोग कह सकते हैं कि एक जॉब ही तो है, एक एग्ज़ाम ही तो है, ऐसा क्या है इसमें, मैं आया था मैंने छोड़ दिया, मैं एमएनसी लीड कर रहा हूँ। बट वो फिर जो इस सर्विस के पीछे सरदार पटेल जी की भावना थी, जो फाउंडर ऑफ आईएएस हैं इंडिया में, फिर आप उनको चीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपका सवाल था कि यूथ को क्या बोले इस सर्विस में आने के लिए, तो कंफर्ट जोन से बाहर अगर आपको रहने में मज़ा आता है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है, सोशल सर्विस, समाज को सुधार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम ही कर दो जो आपको डे बाय डे का काम है, तो भी आप काफ़ी कुछ समाज को देकर जाएंगे। मैंने 5 बजे वाली कहानी आपको इसीलिए बताई है क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तब यहाँ लोग 7 साढ़े 7 बजे भी नहीं निकलते थे, और मेरे जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ये कहना था, सर हफ्ते में आप 1 या 2 दिन
7-8 बजे आ जाए, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, तो वो ऊपर हम भेजते रहेंगे कि सर भी निरीक्षण कर रहे हैं। और मुझे ऐसी चीज़ों से सख्त नफरत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2 महीने मैं इंस्पेक्शन पे निकला ही नहीं। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2 महीना कोई इंस्पेक्शन नहीं किया सफाई का। मैंने पहले कोर पे काम किया, चीज़ों को समझा। 2-2.5 महीने के बाद मैंने वन फाइन डे सारे ऑफिसर्स को बुलाया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, 5 बजे उठना है। 5 का मतलब 5 है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर में लिखा है कि रोज 5 बजे आपको उठना है। अगर आप वो बेसिक काम नहीं कर रहे हो एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर या एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर या इंजीनियर, तो आप तो उस गवर्नमेंट के ऑर्डर को ही चीट कर रहे हो, डिफाई कर रहे हो। फिर बाकी ज्ञान देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो पहला ही काम गलत कर रहे हो। अब ये कहना कि नहीं साहब और कोई नहीं उठता है पूरे जगहों पे, हम क्यों उठेंगे, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है कि हमारी जो प्रोग्रेस हुई वो बाकी जगह से ठीक है। सर एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर, जैसे वो बात की है, रुतबा तो इस नाम में बहुत है, ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ऐसे क्या कई बार चैलेंजेस हैं जो कई बार आपको देखने पड़ते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक म्यूनिसिपल कमिश्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और क्या एक्नॉलेज भी करना उन्हें इम्पॉर्टेंट है? देखिए, म्यूनसिपल कमिश्नर पोस्ट पे ना बोल के मैं इन जनरल आईएएस पे बात कर लेता हूँ जी, क्योंकि मैं तो उसी सर्विस से बिलोंग करता हूँ। और एक आईएएस किसी एक डिपार्टमेंट से बंधा नहीं होता है, वो तो हर किसी कहीं पे भी उसी पोस्टिंग मिल सकती है। एसडीएम आप रहते हैं तब भी आपको पब्लिक से डील करना है, म्यूनसिपल कमिश्नर है तब भी पब्लिक से डील करना है, डीएम है तब भी करना है, आगे चल के आप कमिश्नर बने या सेक्रेटरी बने तब भी डील करना है। सबसे पहला जो होना चाहिए, जो अप्रोच होनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो काम है आप उसको करिए। 10 बजे ऑफिस में बैठना है, 10 बजे बैठिए, पब्लिक से मिलिए। और जो मेरे पहले डीएम आदर्श सर ने मुझे सिखाया था या एक तरीके से एडवाइस किया था कि दिन में ट्राई करो 1 या 2 आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। एक बहुत बेसिक सी चीज़ उन्होंने बताई थी, डॉक्टर आदर्श सर ने सिर्फ इतना ही बोला था मुझे, जब पहली बार उन्होंने एसडीएम का चार्ज दिया, कि कोई बहुत ज़्यादा तूफानी काम नहीं करना चाहिए, 1 या 2 आदमी की तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राउंड पे जाके। और मैं इतना तो क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने वो सीख अभी तक कायम रखी है। मैं ट्राई करता हूँ कि 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे पर डे। ग्राउंड पे जब आप जाते हैं, ज़मीन के मामले होते हैं, किसी का कब्जा है, किसी का गलत पैमाइश हो रखी है, किसी की खतौनी गलत बन गई है, वो सुनने में लग सकता है कि ये छोटा सा काम है, पर उस आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार ऐसा हुआ कि 60 साल से चल रहा जो कब्जा था, वो मेरे जाने के बाद 60 मिनट भी नहीं लगे और वो कब्जा हट गया। सोचिए वो जो फैमिली थी जो लड़ रही थी लगातार कि ये गलत कब्जा हो रखा है, 60 साल का 60 मिनट में। ये पेपर में निकला हुआ है, ये मैंने कोई कहानी नहीं बताई है, ये पेपर की हेडलाइन थी कि 60 साल का कब्जा 60 मिनट में हटा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही रुतबा है, यही थ्रिल है और यही भौकाल है इस सर्विस का। अगर यूथ के लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ तो यही वो रुतबा और भौकाल अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से काम करना सीखें। हमारे जो कमिश्नर सर हैं, जहाँ पर भी वो रहे, मतलब वो रोल मॉडल हो सकते हैं लोगों के लिए। फतेहपुर में रहे, बुलंदशहर में रहे, रामपुर में रहे, हर जगह एनक्रोचमेंट को हटवाया, हर जगह उन्होंने मॉडल सेट किया, कोई नो नॉनसेंस अप्रोच के तहत किया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे सीनियर्स को देख के हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। सर, मुरादाबाद शहर के बारे में जो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप बताएं जो दुनिया को नहीं पता हो, और जो यूनिक चीज़ें यहाँ की, जैसे ब्रास के लिए तो माना ही जाता है ये, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे कमिश्नर सर से बात करें, क्योंकि वो चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है और शायद आप करने वाले हैं, आप उनसे बात जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर, समय का तकाजा है। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन सुप्रीत सिंह शो? थैंक यू, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छे सवाल थे और अच्छा लगा कि मैंने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया काफ़ी दिनों बाद।